हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, तीसरा इकाई है हिस्ट्री 10वीं क्लास का। आज हम पढ़ रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। तो ये है हमारा हिंद चीन का एरिया। ये वियतनाम हो गया, ये लाओस हो गया और ये कंबोडिया हो गया। और ये दक्षिण में चीन सागर है, पश्चिम में म्यांमार के साथ इसकी सीमा मिल रही है और थाईलैंड है ना। अब आगे पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकिंग एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था और दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करद राज थे, यानी चीन का इस पर अधिकार था। वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता तब वह इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता था एवं चीन की केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही ये क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे। यद्यपि चीनी प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोग ने अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ भाषा लिपि का भी विकास किया था। चीन का प्रभुत्व यहाँ पर बनता रहा, शक्तिशाली राजा आते रहे तो चीन का प्रभुत्व इस पर होता रहा। फिर भी ये लोग अपना अलग सांस्कृतिक पहचान बनाया, अपना अलग भाषा लिपि का आविष्कार किया। बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव उन क्षेत्रों पर था। कन्फ्यूशियस हुए चीन में एक महान दार्शनिक हुए, संत जैसे, ठीक है ना। तो उनके विचार का भी प्रभाव जो था, उनके दर्शन का भी प्रभाव इस क्षेत्र पर था। बताया जा रहा है कि 3री शताब्दी में, बॉक्स में पढ़िए, 3री शताब्दी में शी हुआंग टी का प्रभुत्व था। उसके बाद हान वंशीय राजा बूती ने पुनः इन क्षेत्रों पर कब्जा किया, हिंद चीन पर। फिर 15वीं शताब्दी में मिग वंशी सम्राट के युगली ने अधिकार किया। 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मंचू शासन के अधीन था। तो इस तरह से बार बार ये अधिकार में आता गया। अब बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ लाओस, कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। तो देख लो यहाँ पर वियतनाम वाला इलाका जो तोकिंग और अन्नाम, वहाँ पर किसका प्रभाव है? चाइना का। तो लाओस और कंबोडिया पर किसका प्रभाव है? भारतीय संस्कृति का। 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी, जहाँ का शासक भारत वंशीय था। कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। 12वीं शताब्दी में राज सूर्य वर्मा द्वितीय ने, जो भारत के राजा हैं, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। बता रहा है कि परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया। पतन क्यों राष्ट्रों का होता हुआ? उसके उत्तराधिकारी जो थे आपस में लड़ने लगे तो उसका साम्राज्य नष्ट हो गया और मध्य काल में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ पर आपस में ही लड़ने लगे। इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ देशों पर चीन और कुछ पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही यह हिंद चीन के नाम से जाना गया। व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला तब पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े थे और 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बना करके हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया। किसने?
पुर्तगालियों ने। इसके बाद स्पेन के लोग आए व्यापारी, डच के व्यापारी आए, ठीक है, इंग्लैंड के व्यापारी आए और फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इन कंपनियों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने इन भूभागों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांस शुरू से ही इस दिशा में प्रयासरत रहा इस इलाके पर कब्जा पाने के लिए। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। व्यापारी और पादरी क्यों गए? व्यापारी इसलिए गए कि व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे। पादरी इसलिए गए कि हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे तो हमारे धर्म से जुड़े लोग आ जाएंगे तो अपना अधिकार वह हमको अपने अधिकार में मान लेंगे। मतलब ऐसा है कि वहाँ मान लेंगे कि हम फ्रांसीसियों के समुदाय के लोग हैं, फिर हमारा शासन सब दिन के लिए यहाँ पर बना रह जाएगा। ऐसा ही फ्रांस बाद में इसको स्वतंत्र नहीं कर रहा था, बहुत मारकाट हुआ है। भारत जैसा आसानी के साथ नहीं छोड़ दिया, समझे। फ्रांसीसियों ने बहुत मारकाट हुआ तब जाकर के छोड़ा। सन 1947 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। 1787 ईस्वी में कोचिन चीन के शासक के साथ उसे संधि करने का मौका मिला। जैसे भारत में अनेक सहायक संधि किया, वहाँ उसने भी संधि किया, लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। 1947 में फ्रांस रुचि लेना शुरू किया, 1987 में जाकर कोचिन चीन के शासक के साथ अपना संधि किया, लेकिन अभी तक उन्होंने अभी राजनीतिक अधिकार वहाँ नहीं जमा पाए। और 19वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन होने लगे। अन्नाम में कोचिन चीन में फ्रांसीसी पादरी है तो वहाँ लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करा रहा, लोगों को ईसाई बना रहा, तो वहाँ के स्थानीय जो धार्मिक लोग हैं उनको तो दिक्कत होगा, हमारे धर्म के विरुद्ध में दूसरे को ईसाई बना रहे। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। लोग आंदोलन कर ही रहे थे, फिर भी 1862 ईस्वी में 19वीं शताब्दी में, इसको 19वीं शताब्दी बोलेंगे, अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। अपनी सैनिक फोर्स से फ्रांस ने किया। अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया, यानी कंबोडिया पर भी कब्जा कर लिया, वहाँ का राजा बना दिया नॉमिनल कि तुम राजा बनो, बाकी शासन हम करेंगे। 1783 ईस्वी में तोकिंग में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इस तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक, यानी 1900 ईस्वी तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। तो 1862 में अन्नाम पर कब्जा किया, ठीक है। 1863 में कंबोडिया पर कब्जा किया। 1862 में अन्नाम को सैन्य बल पर लिए संधि के लिए बाध्य किया, अभी कैप्चर नहीं किया, संधि किया। बाद में 1884 में अन्नाम पर कब्जा किया। 1862 में कोचिन चीन पर कब्जा किया। 1863 में कंबोडिया पर कब्जा किया और 1904 में लाओस पर भी कैप्चर करे। फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। ब्रिटिश के